एक वक्त था जब भारत के बैंकिंग सेक्टर में यस बैंक का नाम ऊंचाइयों पर हुआ करता था। शेयर की कीमत भी 400 रुपए पर पहुंच चुकी थी। शुरू होने के 15 वर्ष के अंदर ही ये भारत का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया। लेकिन आज यस बैंक अर्श से फर्श पर आ गया। शेयर की कीमत 50 रुपए भी नहीं रही। डूबने की कगार पर पहुंच जाने और कई ग्राहकों का भरोसा खोने के बाद ये बैंक अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिशों में लगातार जुटा हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो बैंक सफलताओं के अर्श पर था वह अचानक से औंधे मुंह फर्श पर आ गिरा। आइए डालते हैं एक नजर इस बैंक की कामयाबी से लेकर बर्बादी और फिर खड़े होने के संघर्ष पर। यस बैंक को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के तौर पर साल 1999 में शुरू किया गया था। नीदरलैंड के रैबो बैंक के साथ मिलकर इसे शुरू करने वाले थे अशोक कपूर, राणा कपूर और हरकिरत सिंह। इसके बाद 2003 में यस बैंक को आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस मिला। डाइचे बैंक के पूर्व कंट्री हेड हरकिरत सिंह ने 2003 में ही यस बैंक का साथ छोड़ दिया था। उसके बाद अशोक कपूर चेयरमैन और राणा कपूर मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने। यस बैंक ने प्राइवेट सेक्टर बैंक के तौर पर शुरुआत साल 2004 में की। 2005 में इसका आईपीओ आया जो 300 करोड़ का रहा। 2005 में राणा कपूर को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर और 2009 में बैंक को 30,000 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट के साथ सबसे तेज ग्रोथ का अवार्ड मिला। 2015 में यस बैंक की लिस्टिंग एनएसई पर हुई और 2017 में क्विप के जरिए 4,906.68 करोड़ रुपए जुटाए गए। यस बैंक के शुरू होने के लगभग 4 साल बाद ही प्रमोटर फैमिली में कलह की चिंगारी सुलगने लगी थी और असर बैंक के कारोबार पर दिखने लगा। 2008 में मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले में अशोक कपूर की मौत होने के बाद कलह ने बड़ा रूप ले लिया। अशोक कपूर की पत्नी मधु कपूर और यस बैंक के फाउंडर व सीईओ राणा कपूर के बीच बैंक के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मधु चाहती थी कि उनकी बेटी को बैंक के बोर्ड में जगह मिले। मामला मुंबई की अदालत तक पहुंचा और राणा कपूर की जीत हुई। यस बैंक के कारोबार के गिरने की दूसरी अहम वजह रही धड़ाधड़ दिए गए लोन। इन लोन को पुनर्भुगतान नहीं होने की वजह से एनपीए बढ़ता चला गया और कारोबार कमजोर होता चला गया। 2008 के बाद जैसे जैसे बैंक की जर्नी आगे बढ़ी, यस बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में समझौते के मामले सामने आने लगे। दूसरी ओर राणा कपूर के चलते बैंक पर बड़ा कर्ज भी हो गया, क्योंकि उन्होंने कर्ज और उसकी वसूली के लिए तय प्रक्रिया से ज्यादा महत्व निजी संबंधों को दिया। हालात बिगड़ते तो प्रमोटर्स ने धीरे धीरे बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचकर कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। अक्टूबर 2019 में नौबत यहां तक पहुंच गई कि राणा कपूर तक को अपने शेयर बेचने पड़े और यस बैंक में उनकी ग्रुप की हिस्सेदारी घटकर 4.72 रह गई। बैंक की खस्ता हालत देख सीनियर पोस्ट पर मौजूद लोगों में से कई ने यस बैंक का साथ छोड़ दिया। यस बैंक के ग्राहकों की लिस्ट में रिटेल से ज्यादा कॉर्पोरेट ग्राहक रहे हैं। 2015 में यूबीएस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया कि यस बैंक ने अपनी कुल नेटवर्थ का लगभग 125% हिस्सा संकटग्रस्त कंपनियों को उधार दिया है। इसके बाद आरबीआई ने यस बैंक की बुक्स का एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया और पता चला कि बैंक की लोन बुक्स में अनिल अंबानी की रिलायंस, एसएल ग्रुप, असार पावर, वरदराज सीमेंट, रेडियस डेवलपर्स, IL&FS दीवान हाउसिंग, जेट एयरवेज, कॉक्स एंड किंग्स, सीजी पावर, कैफे कॉफी डे, अल्टिको जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी कंपनियां संकटग्रस्त थी। जब कई कर्जदार कंपनियां दिवालिया होने लगी और यस बैंक का दिया लोन वापस नहीं मिला तो बैंक की हालत भी खस्ता होती गई। 2017 में आरबीआई ने पाया कि यस बैंक का एनपीए 8,000 करोड़ रुपए के करीब है, लेकिन बैंक ने घोषणा की कि उसके पास केवल 2,000 करोड़ रुपए का ही एनपीए है। सितंबर 2018 में आरबीआई ने राणा कपूर के कार्यकाल विस्तार पर रोक लगा दी और उन्हें जनवरी 2019 तक सीईओ का पद छोड़ने को कहा। साथ ही बैंक को नया एमडी और सीईओ ढूंढने का भी निर्देश दिया। आरबीआई का कहना था कि कपूर बैंक की बैलेंस शीट की सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। आरबीआई के आदेश के बाद राणा कपूर का कार्यकाल 31 जनवरी 2019 को खत्म हो गया और मार्च 2019 में नई सीईओ बने रवनीत गिल ने 1 साल में यस बैंक को फिर से खड़ा करने की भरसक कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। राणा कपूर के हटने के बाद आरबीआई ने बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आरोप था कि बैंक लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाले मैसेजिंग सॉफ्टवेयर स्विफ्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। आरबीआई ने बैंक की लगातार गिरती हालत को देखकर इसे मोरेटोरियम में रखने का फैसला किया। बैंक मैनेजमेंट के तय वक्त के अंदर पुनरुद्धार योजना ना ढूंढ पाने के चलते मार्च 2020 में आरबीआई ने बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया और एसबीआई के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर 3 अप्रैल तक ग्राहकों के लिए जमा से निकासी की सीमा 50,000 रुपए कर दी। साथ ही एसबीआई के यस बैंक में निवेश के लिए बैंकों को एक कंसोर्शियम बनाने को कहा।
इतना ही नहीं, ये भी निर्देश दिया गया कि यस बैंक में मौजूदा शेयरधारक अगले 3 साल तक अपनी शेयर होल्डिंग का 75% नहीं बेच सके। इसके बाद एसबीआई ने एलआईसी और अन्य बैंकों के साथ मिलकर यस बैंक में 11,000 करोड़ रुपए डाले। अक्टूबर 2022 में प्रशांत कुमार को बैंक का सीईओ और एमडी बनाया गया। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अगस्त 2019 में यस बैंक की रेटिंग घटा दी। वित्त वर्ष 2020 में यस बैंक का शुद्ध घाटा 16,418.02 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बैड लोन का अमाउंट 50,000 करोड़ रुपए पर था। प्रशांत कुमार को सीईओ और एमडी बनाए जाने के बाद यस बैंक ने अपना खोया हुआ भरोसा फिर से पाना शुरू किया। दिसंबर 2022 में बैंक ने 48,000 करोड़ रुपए के बैड लोन्स को 11,500 करोड़ रुपए में बेच दिया। जुलाई 2022 में वैश्विक निजी इक्विटी फर्मों कार्लाइल और एडवेंट से 8,900 करोड़ रुपए का फंड जुटाया। वित्त वर्ष 2023 में यस बैंक का शुद्ध मुनाफा 32.7% की कमी के साथ 717 करोड़ रुपए रहा। वहीं वित्त वर्ष 2024 में बैंक का शुद्ध मुनाफा 74% की उछाल के साथ 1,251 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2024 लगातार तीसरा साल रहा जब बैंक ने मुनाफा दर्ज किया। यस बैंक ने कई साल निवेशकों को लगातार बेहतर रिटर्न दिया। शेयर बाजार में जुलाई 2005 में लिस्ट होने के बाद शेयर का भाव 12.37 रुपए से 3,100% बढ़कर 20 अगस्त 2018 को 404 रुपए पर पहुंच गया था। ये शेयर का रिकॉर्ड हाई है। बैंक के 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर का साल 2017 में 2 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर में तोड़ा गया था, इसलिए 404 रुपए का भाव स्टॉक स्प्लिट के बाद एडजस्टेड भाव है। 14 जून 2024 को यस बैंक के शेयर की कीमत बीएसई पर 23.82 रुपए पर क्लोज हुई। पिछले एक साल में शेयर की कीमत 47% मजबूत हुई है। यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर को ईडी ने मार्च 2020 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। कपूर को अब सभी मामलों में जमानत मिल गई है और वह 4 साल बाद जेल से छूट चुके हैं। ईडी का आरोप है कि कपूर उन मुख्य आरोपियों में से एक थे जिन्होंने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होकर अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के लिए 5,050 करोड़ रुपए का अनुचित वित्तीय लाभ हासिल करने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया था। कपूर के खिलाफ बैंक में धोखाधड़ी से जुड़े 8 मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था। सीबीआई ने कपूर के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की थी। इनमें जांच जारी है। सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए मामलों के आधार पर ईडी ने कपूर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कपूर को यस बैंक की ओर से डीएचएफएल, कपिल वाधवान और धीरज वाधवान के मालिकाना हक वाली ग्रुप कंपनी को दिए गए फर्जी लोन्स पर रिश्वत के रूप में कई 100 करोड़ रुपए मिले हैं।